आज हम इस वीडियो में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करेंगे, जिनका प्रभाव साइंस के ऊपर इतना ज्यादा है कि आइंस्टाइन नाम जीनियस शब्द का समार्थक शब्द बन के रह गया। तो इस वीडियो में आज हम उनके जीवन के कुछ विशेष घटना के बारे में बात करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में एक ज्यूइश यहूदी परिवार में हुआ था, जो जर्मनी के एक उल्म शहर में है। उनके माता पिता पॉलिन और हर्मन आइंस्टाइन बेटे का नाम पहले एब्राहम रखने वाले थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एब्राहम बहुत ही ज्यूइश नाम है, इसलिए एब्राहम के बदले उन्होंने बेटे का नाम एल्बर्ट रखा। बचपन में जब एल्बर्ट बीमारी का शिकार हुए थे, उनके पिता हरमन बेटे के लिए कॉम्पस गिफ्ट दिए थे। जब एल्बर्ट ने कॉम्पस में मौजूद सुई को किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से हिलते देखा, तब वो बहुत ही आश्चर्यचकित और बेचैन हो गए। वो यही सोचने लगे कि इस दुनिया में शायद कोई छुपी हुई शक्ति है जो इस कॉम्पस को हिलाने में मदद कर रहा है, और यही से ही उनके साइंस के प्रति आग्रह का जागरण हुआ था। एल्बर्ट को संगीत के प्रति बहुत प्यार था। उनके माता पॉलिन ने 5 साल की उम्र में ही बेटे को वायलिन सीखने के लिए क्लास में एडमिट करा दिए थे, लेकिन लगभग 13 साल की उम्र में एल्बर्ट को संगीत के प्रति रुचि आई जब उन्होंने मोजार्ट को सुना। तब से ही संगीत उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रह गया। मोजार्ट का संगीत उनको सबसे शुद्ध और सुंदर लगता था। कोई भी जटिल थ्योरी पे जब उनको समाधान नहीं मिलता था, तब वायलिन के धुन से मन को सतेज करके वो समस्याओं का समाधान निकाल लेते थे। अपने जीवन को संगीत की तरह ही वो देखते थे। एल्बर्ट ने यह तक भी कहा, अगर साइंस मेरे जीवन में नहीं आता तो संगीत ही मेरा पहला पेशा होता। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी एल्बर्ट का प्यार से बंधा हुआ जीवन बहुत जटिलताओं से उलझा था। एल्बर्ट का सबसे पहला प्यार मरी विंटलर थे, लेकिन 17 साल की उम्र में एल्बर्ट ने जब जूरिक के एक पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिट हुए, वहाँ पे उनके क्लासमेट जो उनसे उम्र में 4 साल बड़े थे, मिलेवा मैरिज के साथ बहुत गहरा संपर्क का स्थापना हुआ। एल्बर्ट और मिलेवा का प्यार में एक साथ होने का कारण उनके साइंस के प्रति पारस्परिक दिलचस्पी थी। एल्बर्ट ये भी कहते थे उनको अकेले से ज्यादा मिलेवा के साथ पढ़ाई करने में मजा आता था, और इस सब के बावजूद भी उन दोनों का संपर्क मजबूत होने में लगभग 1 साल लग गया। 1909 में प्रेगनेंसी के कारण मिलेवा का एकेडमिक करियर में भारी रुकावट आई, लेकिन ये तो सिर्फ शुरू ही हुई, क्योंकि 1 साल ना होते ही एल्बर्ट और मिलेवा का पहली संतान तेज बुखार के कारण मारा गई, और एल्बर्ट अपने काम की वजह से अंतिम बार के लिए अपनी बेटी को देख भी नहीं पाए। स्वाभाविक तौर से मिलेवा को इस बात से बहुत ही दुख पहुंचा कि एल्बर्ट समय पे नहीं आ सके, और जब एल्बर्ट आए तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली वो मिलेवा को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके बाद 1904 में दोनों ने शादी कर ली। जी हाँ, जब मिलेवा प्रेग्नेंट हुई थी तब दोनों की शादी नहीं हुई थी। फिर 1904 में हांस अल्बर्ट आइंस्टाइन और 1910 में एडवर्ड आइंस्टाइन का जन्म हुआ। परिवार होने के बावजूद भी एल्बर्ट साइंस के खोज के प्रति ज्यादा समय देते थे और कभी कभी बेटे से मिलने आते थे। इससे मिलेवा को बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था, और फाइनली बहुत मानसिक संघर्ष के बाद 1919 में दोनों ने डिवोर्स के लिए राजी हो गए। लेकिन एल्बर्ट ने डाइवोर्स सिर्फ साइंस के लिए नहीं ली, बल्कि उनके कजन एल्सा लोवेंथल के साथ आइंस्टाइन का चक्कर चल रहा था। एल्सा ने कहा था वो एल्बर्ट को शादी नहीं कर सकते जब तक मिलेवा से डाइवोर्स नहीं होता। फाइनली 1919 में एल्बर्ट ने अपने कजिन के साथ शादी कर ली। इसके अलावा एल्बर्ट के जीवन में बहुत लड़कियों के साथ उनका रिश्ता था। आइंस्टाइन के साइंटिफिक करियर में उनका सबसे बड़ा काम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 हिस्सों में विभाजित है। एक है स्पेशल रिलेटिविटी, जिसको उन्होंने 1905 में प्रकाश किया, और दूसरा जनरल रिलेटिविटी जो 1915 में प्रकाशित किया गया। स्पेशल रिलेटिविटी में उन्होंने बताया स्पेस, टाइम, मास और एनर्जी के संबंध को, और जनरल थ्योरी में उन्होंने बताया कि ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति इन सब के संपर्क में कैसे काम करता है। इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में उनका प्रभाव आधुनिक फिजिक्स के विवर्तन और समझ में काफी मददगार हुई। आइंस्टाइन के E=mc² दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन में माना जाता है, लेकिन 1921 में जिस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया वो था फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिए। सरल भाषा में फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब जब लाइट किसी मेटल के ऊपर पड़ता है तब मेटल की ऊपरी भाग से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है।
यहाँ पे एक बात करना आवश्यक है। एल्बर्ट को अफसोस था उनके पहले पत्नी मिनर्वा और 2 बेटे को जब वो अकेला छोड़ गए। छोटे पुत्र एडवर्ड आइंस्टाइन को सिजोफ्रेनिया यानी कि मानसिक तकलीफ के कारण हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मिनर्वा अपने साथ साथ दोनों बेटे का खर्चा चलाने में बहुत मुश्किलातों से जूझ रही थी। एल्बर्ट ने अपने प्रायश्चित के लिए नोबेल प्राइज बेचकर उन पैसे को मिनर्वा को सौंप दी, जिससे वो आर्थिक संकट से मुक्त हो सके और जिंदगी आर्थिक झंझट से दूर रहे। उस समय नोबेल का प्राइस 12,01,572 करोड़ था, जो आइंस्टाइन के साल भर इनकम से 50 गुना ज्यादा था। उन्नीस सौ 33 में जब नाजी पार्टी क्षमता में आया अपने नए नेता एडोल्फ हिटलर के छत्रछाया में, तब एक नया नियम लागू हुआ। जर्मनी में रहने और काम करने वाले यहूदी जाति को सभी काम के पद से बिना किसी नोटिस के हटाया गया। सिर्फ यही नहीं, हर एक यहूदी को अपने परिचय से अलग किया गया। यहूदी जाति ने जो काम किया या किताबें लिखी, सब जला दिया गया। किताबें जलते वक्त नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स जोर जोर से प्रचार किया, ज्यूश इंटेलेक्चुअलिज्म इज डेड, यहूदी जाति का बुद्धि समाप्त हुआ। और इन सब के टारगेट में एक ज्यूश साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जिनके ऊपर एक पोस्टर निकाला गया। पोस्टर पर लिखा था नॉट येट हैंग्ड,
फांसी अभी भी बाकी है और साथ में $5,000 उनके सर के ऊपर रखा गया, यानी कि जो उनको मौत के घाट उतारने में सफल होगा। आइंस्टाइन उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में 2 महीने के लिए रह रहे थे जब उन्होंने जर्मनी में हुआ यहूदी के ऊपर अत्याचारों को सुना। उनको पता चल गया वो अब जर्मनी में पाँव नहीं रख पाएंगे। उनका व्यक्तिगत नाव और जहाँ पे वो काम करते थे सब नाजी ने कब्जा कर लिया था। एल्बर्ट ने सबसे पहले इंग्लैंड में आश्रय लिया कमांडर ओलिवर एल लैम्सन के छत्रछाया में। जब कमांडर लैम्सन को पता चला नाजी ने आइंस्टाइन के ऊपर पैसे का कीमत लगाया, तब कमांडर लैम्सन अपने साथ मिस बी हावर्ड को राइफल के साथ रखवाली करने को कहा। लैम्सन ने आइंस्टाइन को विंस्टन चर्चिल, ऑस्टिन चैम्बरलेन और ब्रिटिश के तब के प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज से मिलवाया। आइंस्टाइन ने सबको अनुरोध किया जर्मनी में यहूदी साइंटिस्ट को छुड़ाने का कोई व्यवस्था करने के लिए। एक ब्रिटिश ऐतिहासिक मार्टिन गिलबर्ट लिखते हैं, चर्चिल ने आइंस्टाइन के बोलने के तुरंत बाद ही फ्रेडरिक लिंडरमैन नाम के एक पदार्थविद को जर्मनी में भेजा, सारे ज्यू साइंटिस्ट को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जगह देने के लिए। लेकिन चर्चिल ने देखा जर्मनी में मौजूद यहूदी के पास से टेक्नोलॉजी का उपयोग कम करने के कारण कोई सफलता प्राप्त नहीं हुआ। बाद में आइंस्टाइन ने बाकी देश में चिट्ठी पहुंचाई जिसमें टर्की के प्रधानमंत्री इस्मेत इनोई ने खुद कदम उठाया और लगभग 1000 ज्यूश को टर्की में काम करने के लिए जगह दी। लैम्सन ने पार्लियामेंट में एक बिल के माध्यम से कोशिश की आइंस्टाइन का ब्रिटिश नागरिकत्व बनाने के लिए। लैम्सन ने पार्लियामेंट को एक बिल पेश किया जो कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में गए और वहाँ पे परमानेंट सिटीजनशिप धारण कर ली। जीवन का आखिरी समय भी वो वहाँ पर ही रहे। अगस्त 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के 1 महीने पहले आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी के माध्यम से सूचना दी कि नाजीज एटॉमिक बॉम्ब जैसे भयंकर पावर के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको डर था अगर नाजीज कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सफल हुआ तो हिटलर कोई मौका नहीं छोड़ेगा उस पावर को इस्तेमाल करने में। इसलिए एल्बर्ट ने उनके फ्रेंड लियो जिलर्ड और इजुइन वेगनर की मदद से यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक चिट्ठी के जरिए सावधान किया। उसके साथ साथ चिट्ठी में यह भी लिखा था कि यूएस को भी न्यूक्लियर हथियार पे काम करना शुरू करना चाहिए अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए। यूएस ने इस बात को ध्यान में रखकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्थापना की और फाइनली एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सफल हुए। आइंस्टाइन एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली शामिल नहीं थे, लेकिन उनके फेमस इक्वेशन E=mc² के बिना एटॉमिक बॉम्ब का एनर्जी और खुद एटॉमिक बॉम्ब कभी भी तैयार नहीं होता, और तब से एटॉमिक बॉम्ब के साथ ना चाहते हुए भी उनका नाम जुड़ गया। आइंस्टाइन खुद एक पेसिफिस्ट आदमी है, मतलब जो आदमी वॉर और वायलेंस को नफरत करते थे। आइंस्टाइन बार बार सबको बोलते रहे कि उनका कोई संबंध नहीं है एटॉमिक एनर्जी से, उनका काम सिर्फ चिट्ठी तक था। एक बार जापान के एक पत्रकार ने उनको पूछा, आपने क्यों एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी में मदद की, ये खतरा जानते हुए भी? उनको बहुत अफसोस था और वही अफसोस के साथ उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता जर्मन्स कभी भी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में सफल नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं करता। 17 अप्रैल 1995 में आइंस्टाइन को अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ। असल में उनका एक धमनी चीर जाने के कारण अंदर ही खून बह रहा था। आइंस्टाइन का सेक्रेटरी हेलेन डुकस उनका देखभाल कर रही थी, लेकिन पेट में गंभीर दर्द होने के कारण डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी करने को कहा, लेकिन आइंस्टाइन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से जिंदगी फीका हो जाता है। मैंने अपना भाग दिया, अब जाने का समय हुआ, मैं शान से चला जाऊंगा। यह बोलने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरा मृत्यु दर्दनाक होगा? लेकिन डॉक्टर्स इस बात से निश्चित नहीं थे। उसी दिन यानी कि 17 अप्रैल आइंस्टाइन जब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने डुकस को चश्मा, कागज और पेंसिल लाने को कहा कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। काम तब तक जारी था जब तक दर्द कम था। 18 अप्रैल यानी कि दूसरे दिन सोमवार की सुबह जब वो सो रहे थे, उन्होंने जर्मन में कुछ शब्द कहा जो नर्स को समझ में नहीं आया, और वहाँ पे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके बिस्तर के पास एक वक्तव्य का कागज था जो इजराइल के स्वतंत्र दिवस के ऊपर उनको बोलना था। चिट्ठी इस तरह से शुरू हुई, मैं आज सबसे एक अमेरिकन नागरिक या एक यहूदी होकर नहीं बल्कि इंसान होकर बात कर रहा हूँ। इसके अलावा उनके बिस्तर के पास कुछ समीकरणों से लिखा हुआ कागज था। जीवन के अंतिम समय पर भी वो एक थ्योरी पे काम कर रहे थे। उनके थ्योरी पे लिखा हुआ समीकरण कुछ ऐसा था,
जब न्यूटन का मृत्यु हुआ, उनके कॉफिन को उठाने के लिए उच्च स्तर के राज पंडित, नवाब और राजाओं भी थे। आइंस्टाइन को भी ऐसा ही सब यात्रा मिल सकता था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर न्यू जर्सी के ट्विंटन शहर में दफनाया गया। समाधि के समय सिर्फ 12 लोग थे, जिसमें उनके बेटे हांस आइंस्टाइन, हेलेन डूकस, ऑटो नेथन और बाकी लोग थे। उनके समाधि के बाद ही दुनिया को पता चला कि उनका मृत्यु हो गया। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन मृत्यु होने के कुछ घंटों बाद उनके शरीर को नियम अनुसार एक ऑटोप्सी यानी कि शरीर को अंदर से चीर के ऑर्गन्स को परीक्षा करने के लिए प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट टॉमस टोल्स हार्वी को बुलाया गया। हार्वी ने बॉडी को चीर के ऑर्गन्स को चेक करके बॉडी को आइंस्टाइन के फैमिली को सौंप दिया, सिर्फ उनके मगज के अलावा। और इसके बारे में आइंस्टाइन के परिवार और प्रिंसटन हॉस्पिटल के किसी को पता नहीं था। डॉक्टर हार्वी ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक लैब में उस ब्रेन को लेके 240 टुकड़े किए, जिसको करने में उनको पूरा 3 महीना लगा। हार्वी ने अपने रिसर्च के लिए कुछ टुकड़े अपने पास रखे और बाकी सब टुकड़े को उनके पसंद के पैथोलॉजिस्ट को रिसर्च करने के लिए दे दिया। हालांकि आइंस्टाइन के परिवार ने कोई अनुमति नहीं दी थी ब्रेन के ऊपर काम करने में। बाद में जब उनके परिवार को पता चला, उन्होंने अनुमति दे दी थी रिसर्च जारी रखने के लिए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। ब्रेन को रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको सिर्फ साइंस के पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा। 1978 में न्यू जर्सी मंथली रिपोर्टर स्टीवन लीवाई ने आई फाउंड आइंस्टाइन्स ब्रेन नाम से एक आर्टिकल प्रकाशित किया था, जिसमें टॉमस हार्वी का मेडिकल लैब में कामकाज के ऊपर इंटरव्यू लिया गया। 1994 में रेलिक्स आइंस्टाइन ब्रेन नाम के डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया प्रोफेसर सुजीमोटो केंजी हार्वी टॉमस को ब्रेन का एक टुकड़ा देने के लिए कहा। हार्वी ने एक टुकड़ा काट के उनको दिया, जो कि आप इस वीडियो के फुटेज में देख सकते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट मारिया डायमंड और उनके साथियों ने रिसर्च से पता लगाया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में स्वाभाविक पुरुष से ज्यादा ग्लियल सेल्स मौजूद है। ग्लियल सेल्स का काम न्यूरॉन्स का संजोग बनाए रखना और नर्व सेल्स के काम को सटीकता से मेंटेन करना। आइंस्टाइन के ब्रेन में दूसरे से ज्यादा ग्लियल सेल्स होने का कारण उनके आसपास के उत्तेजनापूर्ण परिवेश भी है। मतलब एक उत्तेजनापूर्ण परिवेश ग्लियल सेल्स को बढ़ा भी सकता है, और वो जो जटिल समस्याओं के ऊपर काम करते थे उससे भी ग्लियल सेल्स का वृद्धि हो सकता है। इस रिसर्च में जो कमी थी वो है एक तरफ 11 नॉर्मल ब्रेन्स और दूसरी तरफ आइंस्टाइन का सिर्फ एक ही ब्रेन। आइंस्टाइन के बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछा जाए तो सवाल होना चाहिए कैसे उनका मन काम करता था, ना कि उनका मगज। अपने जीवन में आइंस्टाइन ने अपने उपलब्धि पर सिर्फ क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकताओं के ऊपर जोर दिया। जीवन के आखिरी समय में भी उन्होंने कहा, मेरे अंदर कोई विशेष गुण नहीं है, मैं सिर्फ आग्रह से उत्सुक हूँ। 1999 में प्रोफेसर सैंड्रा विटलसन और उनके टीम ने एक रिसर्च पब्लिश किया। उसमें दिखाया गया कि उनके पेरिएटल लोब के नीचे जो ग्रूव है, मतलब जो लाइन बनाया गया है, वो बाकी मेल के तुलना में छोटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीला रंग का फ्रंटल लोब, पीला पेरिएटल लोब, हरा टेम्पोरल लोब और छोटा सा वायलेट सा ऑक्यूपिटल लोब। अब आइंस्टाइन के मगज में जो ग्रूव या रेखा देख रहे हैं वो छोटा है, जिससे पेरिएटल लोब का साइज दूसरे मेल से ज्यादा बड़ा है। इससे कहा जा सकता है जो कुछ वो अपने चेतना के माध्यम से सीखते थे या कोई बाहर की चीज अनुभव करते थे, उससे पेरिएटल लोब दूसरे से ज्यादा संयोग में मदद करता था